नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। प्रधानमंत्री मोदी सोवियत संघ के टूटने से अलग हुए 5 मध्य एशियाई देशों और रूस के दौरे पर हैं। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद किसी भी प्रधानमंत्री का मध्य एशिया के ये सभी 5 देशों का पहला दौरा है। रूस में मोदी ब्रिक्स और शंघाई शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। आर्थिक, रणनीतिक, सामाजिक और आतंकवाद से मुकाबले के नजरिए से प्रधानमंत्री के इस दौरे से कई बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। आइए देखते हैं क्या है वो लक्ष्य जिन्हें लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य एशिया पहुंचे हैं। ये तस्वीरें गवाह है कि मध्य एशिया के जिन मुल्कों के साथ पिछले कुछ वक्त से भारत के रस्मी रिश्ते रहे हैं, अब उनमें एक नया जोश फूंकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी मजबूत कदम बढ़ा चुके हैं। मैं बड़े संतोष और गर्व के साथ कहता हूं कि यात्रा बहुत ही सफल रही है। लंबे अरसे तक सुफल देने वाली यात्रा रही है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी मध्य एशिया के 5 मुल्कों सहित भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त रहे रूस की 7 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस यात्रा के तय मकसद हैं भारत की आर्थिक तरक्की, परमाणु स्टेशनों के लिए यूरेनियम की तलाश और ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा मामले में रणनीतिक सहयोग, आतंक के खिलाफ मोर्चेबंदी समेत कई लक्ष्य प्रधानमंत्री के एजेंडे पर हैं। इस यात्रा को लेकर इन देशों में वैसा ही जोश देखा जा रहा है जैसा प्रधानमंत्री मोदी की पिछली यात्राओं में दिखा है। पीएम की मध्य एशिया यात्रा में मेडिसिन स्क्वायर और रिको कॉलेजियम जैसी दीवानगी क्यों दिखी जा सकती है, ये समझना मुश्किल नहीं है। रूस भारत का पुराना दोस्त है जो 71 के युद्ध में अमेरिकी धौंसबाजी के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़ा हुआ था। यहाँ राज कपूर के जमाने से लेकर अब तक की हिंदी फिल्मों की दीवानगी सिर चढ़कर बोलती है। रूसी आज भी गाते हैं, सिर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऐसे दूसरे भारतीय नेता हैं जो एक साथ 5 मध्य एशियाई देशों की यात्रा करेंगे। हालांकि जब नेहरू यहां पहुंचे तो रूस समेत 5 देश सोवियत संघ का हिस्सा थे। सोवियत संघ के टूटने के बाद अब ये अलग देश हैं जिनकी अपनी अपनी अहमियत है। प्रधानमंत्री मोदी 6 जुलाई को उज्बेकिस्तान पहुंचे, 7 जुलाई को वो कजाकिस्तान पहुंचेंगे, 8 जुलाई को पीएम रूस में होंगे, 10 जुलाई को तुर्कमेनिस्तान, 11 जुलाई को किर्गिस्तान और 12 जुलाई को कजाकिस्तान में होंगे। इन देशों से भारत का पुराना रिश्ता आज भी कायम है, जैसा कि सोवियत संघ के वक्त था। सेंट्रल एशिया की 5 देशों की यात्रा करने का सौभाग्य शायद ही एक साथ यात्रा करने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता होगा। मुझे वो सौभाग्य मिला है और सेंट्रल एशिया की मेरी 5 देशों की यात्रा की पहली उज्बेकिस्तान की यात्रा से प्रारंभ हुआ। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के लिए रवाना हुए थे। उज्बेकिस्तान के साथ भारत के मजबूत रिश्ते की ही एक झलक दिखी उज्बेकिस्तान के ताशकंद में, जब भारतीय समुदाय से मुलाकात के कार्यक्रम में उज्बेकी लड़कियों ने शानदार स्वागत कार्यक्रम पेश किया। पीएम मोदी के कहने के मुताबिक उज्बेकी बेटियां अगर भारतीय संस्कृति से जुड़ी साधना कर रही थीं, तो अपने 7 दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री मोदी भी नए और सशक्त भारत की साधना करने निकले हैं। इस साधना में उज्बेकिस्तान से कच्चा माल प्रमुख है, रूस के साथ सामरिक रिश्ते अहम हैं, तो कजाकिस्तान के साथ तेल और गैस प्रोजेक्ट हैं। वहीं किर्गिस्तान के पास यूरेनियम का भंडार है जिसकी भारत को दरकार है। तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान काबुल की सीमा से लगे हैं और अफगानिस्तान में भारतीय हितों की रक्षा में उनकी भी बड़ी भूमिका हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के बाद अब कजाकिस्तान में हैं,
लेकिन मध्य एशिया दौरे में उनके जिस पड़ाव पर सबसे ज्यादा निगाहें लगी हुई हैं वो है उनकी रूस यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी रूस में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और शंघाई शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। रूस के उफा में मोदी की मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ हो सकती है। इकहत्तर की जंग में जब सोवियत संघ भारत के साथ खुलकर खड़ा हो गया था, तब से अब तक का वक्त भारत रूस के मजबूत संबंधों की दास्तां सुना रहा है। भारतीय सेना रूस में बने हथियारों को प्रमुखता से इस्तेमाल करती है। रक्षा तकनीक में दोनों देश एक दूसरे के मददगार हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश बन गया। रूस ने भी परंपरा से अलग हटकर करीब 4 दशक में पहली बार पाकिस्तान को हथियार बेचने की शुरुआत की। हाल ही में दोनों में Mi-35 हेलीकॉप्टर की खरीद का करार हुआ है। लेकिन बुधवार को जब प्रधानमंत्री मोदी रूस पहुंचेंगे तो मौका पुरानी दोस्ती में नई जान फूंकने का होगा। इकोनॉमी और सेफ्टी ये किस तरीके से हम करेंगे। ये नहीं है कि हम रशिया से मिल जाएं, ठीक है, जो हम पैदा कर सकते हैं हम उनसे ट्रेड कर सकते हैं, इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं, जो वो कर सकते हैं हमें दे दें, हम चाइना से ले सकते हैं, हर एक जगह से। भारत और रूस फौजी मामले में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी काफी करीबी हैं। 71 की जंग से बहुत पहले 40 और 50 के दशक में राज कपूर सोवियत संघ के सबसे लोकप्रिय विदेशी अभिनेताओं में से एक थे। भारतीय योग और भारतीय दर्शन भी रूसियों को खासा आकर्षित करता है। मैं एक बार रशिया के अस्त्राखान गया था। अगर मैं टी बोलूं तो उनको समझ नहीं आता, चाय बोलूं तो समझ आता, डोर बोलूं तो समझ नहीं आता था, द्वार बोलूं तो समझ आता था। इतने सारे, जैसे हमारे यहां तरबूज बोलते हैं, वाटरमेलन, वो भी तरबूज बोलते हैं। यानी किस प्रकार से भाषा अपने आप में सबको समाविष्ट कर लेती है। भारत और रूस के बीच भाषा संस्कृति के इस आकर्षण में प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीतियों का आकर्षण भी शामिल हो चुका है। मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश को 26% से 49% कर दिया है। मेक इन इंडिया के तहत विदेशी कंपनियों को भारत में निर्माण का न्योता दिया है। यानी अब विदेशी कंपनियां तकनीक ट्रांसफर कर भारत में भी निर्माण कर ज्यादा कमाई कर सकती हैं। माना जा रहा है कि मोदी सरकार की नीतियों का फायदा उठाने की सबसे ज्यादा बेकरारी रूस में ही है। दरअसल गहरी दोस्ती के बावजूद फिलहाल भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार करीब $7 अरब का है। द्विपक्षीय निवेश भी करीब $8 अरब ही है। मगर प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा आर्थिक सहयोग का नया अध्याय लिख सकती है। पीएम की रूस यात्रा में द्विपक्षीय रिश्तों के अलावा ब्राजील, रूस, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका का ब्रिक्स सम्मेलन भी अहम है। मंगलवार को रूस के उफा में ब्रिक्स बैंक की पहली बैठक होगी, जिसके अध्यक्ष भारत के एमपी कामत हैं। उफा में ही शंघाई सहयोग संगठन की बैठक भी है, जिसमें पर्यवेक्षक की हैसियत वाला भारत स्थायी सदस्यता चाहता है। इस बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी पहुंचेंगे। खबर है कि उनकी पीएम मोदी से मुलाकात हो सकती है। देखिए, कई बार मुलाकात हो चुकी है, अटल जी की भी कई बार मुलाकात हुई थी। देश के तमाम प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। जब मुलाकात करते हैं उसके बाद आतंकी घटना घटती नहीं है। 10 जुलाई को जब श्री मोदी जब 10 जुलाई को नवाज शरीफ से मिल रहे होंगे तो बॉर्डर पर शराफत खत्म हो चुकी हो। विपक्ष के ऐतराज के बावजूद कयास यही है कि अगर ये मुलाकात हुई तो पीएम मोदी 26/11 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी की रिहाई के मुद्दे को लेकर सीज फायर जैसे मुद्दे तक मजबूती से उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। प्रधानमंत्री मोदी के मध्य एशिया दौरे के पहले पड़ाव में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कई अहम समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। इनमें पर्यटन और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने के साथ दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों में प्रोटोकॉल समझौता भी हुआ है। प्रधानमंत्री के इस दौरे ने किस तरह से नए रिश्तों की बुनियाद रखी है, आइए देखते हैं।
मध्य एशियाई देशों की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का पहला पड़ाव उज्बेकिस्तान था। पीएम ताशकंद पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री शावकत मरीमनोविच खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे। दोनों नेताओं की बैठक के बाद दोपहर को करीब 4:30 बजे प्रधानमंत्री का एक आधिकारिक कार्यक्रम में स्वागत किया गया। इस समारोह में दोनों देशों के मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों की झलक देखने को मिली। गौरतलब है कि भारत में मुगल वंश की नींव डालने वाला बाबर उज्बेकिस्तान से ही आया था। रूस की तरह उज्बेकिस्तान में भी भारतीय सिनेमा खासा लोकप्रिय है। इसी रिश्ते की याद दिलाने के लिए ही उज्बेकिस्तान पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। यह सर्वविदित है कि उज्बेकिस्तान में भारतीय फिल्में, भाषा और संगीत बहुत लोकप्रिय है। वास्तव में उज्बेक रेडियो ने 2012 में हिंदी प्रसारण के 50 वर्ष पूरे कर लिए थे। उज्बेकिस्तान के 6 संस्थान भारतीय भाषाओं में शिक्षा देते हैं। उज्बेक टीवी पर रामायण और महाभारत सीरियल का 1 से ज्यादा बार प्रसारण हो चुका है। वहां करीब 3000 भारतीय रहते हैं, जिनमें से कुछ के साथ प्रधानमंत्री ने ताशकंद के अमीर तैमूर हाल में मुलाकात की। समारोह में उज्बेकिस्तान के भारतविदों को भी शामिल किया गया था। कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की भाषाओं का महत्व बढ़ने वाला है, क्योंकि भारत आर्थिक उन्नति पर जैसे जैसे जाएगा, दुनिया उसकी दुनिया। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के स्मारक पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। 1966 में पाकिस्तान से युद्ध विराम की वार्ता के लिए लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद आए थे, जब दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान के मानवता और स्वतंत्रता के राष्ट्रीय स्मारक में पहुंचकर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया। रात को प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने राजकीय भोज का आयोजन भी किया। जब ये भोज चल रहा था तो वहां मौजूद बैंड ऐ मेरी ज़ोहरा जबी जैसे भारतीय गाने बजा रहा था। कल हम जब रात को खाना खा रहे थे, उन्होंने संगीत की योजना की थी। इंस्ट्रूमेंट तो सारे वेस्टर्न थे, लेकिन बहुत अच्छे प्रयत्न करके वहां भारतीय गीतों को प्रस्तुत करने का बड़ा सफल प्रयास उन्होंने किया। तो मैंने राष्ट्रपति जी को बधाई दी और मुझे आश्चर्य हुआ कि राष्ट्रपति जी को हर गाने के विषय में मालूम था। मगर पीएम की उज्बेकिस्तान यात्रा सिर्फ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने तक ही नहीं सिमटी रही। अफगानिस्तान में भारतीय हितों को मजबूत करने की दिशा में भी यह यात्रा अहम साबित हुई है। दरअसल उज्बेकिस्तान भी तालिबान के सहयोगी इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान से परेशान है, जिसके अड्डे पाकिस्तान में है। ऊर्जा के क्षेत्र में हुए अहम समझौतों के साथ आतंकवाद के खिलाफ क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के नजरिए से पीएम की उज्बेकिस्तान यात्रा के नतीजों को बहुत अहम माना जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के मध्य एशिया दौरे की। और अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी कजाकिस्तान में है। वहां कजाकिस्तान के पास एक ऐसा जादुई खजाना है जो भारत के विकास की रफ्तार को कई गुना तेजी से आगे बढ़ा सकता है। ये खजाना है यूरेनियम, जो भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए बेहद अहम है। इसके लिए भारत की भूख बहुत ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा कुछ यूरेनियम देने के लिए तैयार लग रहे हैं, लेकिन कजाकिस्तान भारत से बहुत दूर नहीं है और इससे भारत की एक बड़ी समस्या हल हो सकती है। रूस समेत मध्य एशिया के 6 देशों की यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी कजाकिस्तान पहुंचे। राजधानी अस्ताना में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री करीम मोसिमोव के साथ हुई। कजाकिस्तान पहुंचने से पहले ही प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कजाकिस्तान के पीएम को जन्मदिन की बधाई भी दी थी। व्यस्त कार्यक्रम के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने नज़रबायेव यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने दोनों देशों के मजबूत रिश्तों के रोड मैप को भी साझा किया। The vision of President Nazarbayev that education is the foundation of a nation's progress and leadership. मध्य एशिया के 5 मुल्कों की यात्रा में भारत की ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से
कजाकिस्तान का अहम स्थान है। दरअसल दुनिया का 15% यूरेनियम कजाकिस्तान में है। हालांकि 21 परमाणु स्टेशनों से भारत की कुल बिजली उत्पादन का सिर्फ 3% ही आता है, यानी 6000 मेगावाट। 6 और परमाणु स्टेशन के जरिए भारत अगले 17 साल में 20% यानी करीब 45,000 मेगावाट बिजली परमाणु ऊर्जा से बनाना चाहता है। ये तभी मुमकिन है जब कजाकिस्तान जैसे देश उसे यूरेनियम आपूर्ति करे। कजाकिस्तान से असैन्य परमाणु करार के बावजूद यूरेनियम सप्लाई समझौता 2014 में खत्म हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी के मौजूदा दौरे में यूरेनियम सप्लाई का नया समझौता हो सकता है। तेल और गैस सप्लाई में भी कजाकिस्तान अहम किरदार निभा सकता है। इस मामले में तुर्कमेनिस्तान की यात्रा भी अहम होगी, जिससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान से गुजरने वाली 10 अरब डॉलर की गैस पाइपलाइन समझौता हो सकता है। जाहिर है मध्य एशिया की यात्रा से प्रधानमंत्री भारत को नई मजबूती देना चाहते हैं। The countries of Central Asia are endowed with rich human and natural resources. I am coming from Tashkent. Uzbekistan is experiencing rapid economic growth and progress. ऐसा नहीं है कि रिश्ते मजबूत करने की इच्छा सिर्फ भारत की ही है। 5 मध्य एशियाई देश भी इसमें खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि मध्य एशिया के 5 देशों के साथ भारत का 1.4 अरब डॉलर का ही सालाना व्यापार है। इसीलिए पीएम रूस समेत मध्य एशिया के 6 देशों को भारत से जोड़ना चाहते हैं। नक्शे में पास होने के बावजूद रोड, रेल और बंदरगाह की कमी बड़ी बाधा है, लेकिन अब उत्तर दक्षिण ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के तहत मध्य एशिया रूस भारत का नया रास्ता खोल सकता है। ये रास्ता जहां व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा, वहीं लोगों के बीच पीपल टू पीपल कांटेक्ट को भी आगे बढ़ाएगा।